नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। 2 खबरों की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहली खबर जिसका हम ज़िक्र करेंगे कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से संसद में एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जनरल नरवाने की किताब का ज़िक्र किया, लेकिन उस किताब की ज़िक्र होते ही संसद में मानो हंगामा जिसको कहते हैं बरप गया और संसद की कार्रवाई लगातार स्थगित होती रही और उन्होंने अपना भाषण जो उनका भाषण है वो पूरा नहीं कर पाए। उसके समानांतर आज उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा में भाग लेते हुए निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के प्रखर नेता हैं और जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जिनका जिक्र भी किया, जिनकी तारीफ भी की, उन्होंने 6-7 किताबों का 8 किताबों का जिक्र किया आज के भाषण में। किस तरह से एडविना और नेहरू की जो कहानी है, जो कैथरीन क्लेमेंट ने लिखी है, उसका जिक्र किया। मथाई साहब की किताब का ज़िक्र किया जो नेहरू के सहायक थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी किताब का ज़िक्र किया, सोनिया गांधी के ऊपर लिखी किताब का ज़िक्र किया, जनरल थ्रॉट ने जो किताब लिखी है उसका ज़िक्र किया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ज़िक्र किया जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस ज़माने में थे, उनके जो मीडिया एडवाइज़र थे उन्होंने लिखी, संजय बारू ने। इमरजेंसी रिटोल्ड का ज़िक्र किया, फली एस नरीमन की किताब का ज़िक्र किया, बोफोर्स की किताब का ज़िक्र किया। इन सारी किताबों का उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह से नेहरू, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या फिर जो कांग्रेस का रेजीम था, उस किस तरह से अय्याशी, भ्रष्टाचार और तमाम इस तरह के आरोपों से वो दौर गुज़रा है और उसको देश की जनता ने देखा है। लेकिन राहुल गांधी जिस किताब का ज़िक्र कर रहे थे, उन्हें भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। अब मैं कुछ किताबों की एक लिस्ट बना के लाया हूँ कि जो निशिकांत दुबे जिन्होंने 8 किताबों का ज़िक्र किया, इसके समानांतर पिछले साल उन्होंने अपने भाषण में किन-किन किताबों का ज़िक्र किया, न केवल बजट सेशन में, मॉनसून सेशन में, बल्कि विंटर सेशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये किताब आप देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन ऑस्टिन की किताब है, जिस किताब का ज़िक्र निशिकांत दुबे ने अपने बजट सत्र के भाषण के दौरान किया। इस किताब का ज़िक्र अरुण जेटली जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी इस किताब का ज़िक्र अलग-अलग समय पर उन्होंने किया है। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने पिछले सत्र में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी है, जवाहरलाल नेहरू की ये जो किताब है, इसका ज़िक्र किया। अंबेडकर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट है, उसका ज़िक्र किया। मॉनसून सेशन में निशिकांत दुबे ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की जो किताब है, उसका ज़िक्र किया। इसके अलावा जो गुहा साहब की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उसका ज़िक्र किया। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो अंबेडकर की किताब है, उसका ज़िक्र किया। इस तरह से तमाम अलग-अलग सत्रों में निशिकांत दुबे ने पिछले साल भी ढेर सारी किताबों का ज़िक्र किया, कोट किया, रेफ़रेंस दिया और बाकायदे आज भी उन्होंने 8-10 किताबों का ज़िक्र किया। और जिस किताब के ऊपर बवाल है, राहुल गांधी के ऊपर ये कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया और जो जर्नलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि किताब ये पब्लिश हो चुकी थी, पब्लिशर के पास ये किताब पड़ी हुई है और ढेर सारी कॉपियाँ उनके पास पड़ी हुई है। आज भी मुझे जब मैं गया था संसद के आस-पास के इलाकों में, तो वहाँ पर एक नेता मिले, जिन्होंने बताया कि उनके पास भी उस किताब की कॉपी है। तो यानी कि किताब पब्लिश हो चुकी है। अब सवाल है कि विपक्ष के नेता को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा या फिर ये किस तरह की संसद की परंपरा, संसदीय परंपरा, प्रोटोकॉल का हम पालन कर रहे हैं या उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल को लेंगे और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से फ्रंट फुट पे आकर एसआईआर की डिबेट को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया है, खुद आज उन्होंने एक तरह से प्ली की है, उन्होंने अपना आर्गुमेंट रखा है, 5 मिनट का जो उनका सुप्रीम कोर्ट का अपीयरेंस था, वो किस नैरेटिव को ममता बनर्जी ले जाना चाहती है पश्चिम बंगाल में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, राहुल गांधी संसद के डेडलॉक और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो उस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शीतल जी हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है, जिसमें शीतल पी सिंह जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी जानेंगे संसद में जो ये गेम चल रहा है। इसके अलावा सुनील शुक्ला जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ पश्चिम बंगाल से प्रदीप चट्टोपाध्याय, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के कल्याण यूनिवर्सिटी में। उनसे ममता बनर्जी के इस नैरेटिव का जो गेम है,
उससे उसकी कहानी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले करते हैं संसद की बात। शीतल जी, आप इस पूरा जो पिछले 2 दिनों से ड्रामा चल रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, कि एक ऐसी किताब जो कि पब्लिश हो चुकी है, पब्लिशर के पास में पड़ी हुई है, उस किताब का ज़िक्र रेफ़रेंस होने से ही सत्ता पक्ष को साँप सूंघ जा रहा है। दूसरी किताब, जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, वो तमाम किताबों को उद्धृत किए जा रहे हैं, कोट किए जा रहे हैं, लगातार उसका रेफ़रेंस दे रहे हैं। और इससे पहले हमने इतिहास में देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अरुण जेटली से लेकर ये तमाम स्पीकर अपने-अपने भाषणों में किताबों को कोट करते रहे हैं, उसको उद्धृत करते रहे हैं। तो ऐसी क्या बेचैनी है कि जिसको कि रोक दिया गया कि उनके भाषण को आप नहीं कर सकते, ऐसी किताब को कोट नहीं कर सकते, कारवां मैगज़ीन को कोट नहीं कर सकते। आखिर मामला क्या है? रिपोर्ट पे आधारित इस बहस की शुरुआत हुई थी, जो उस किताब के बारे में है जिसका संदर्भ आपने दिया। इसके बावजूद कि सदन में उसको रोक दिया गया है, पढ़े जाने से वो डिटेल्स, लेकिन इस समय तक जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और मैंने ग्रोक से पूछा था, तो इस समय करीब 1 करोड़ 3 लाख लोग अब तक उसके अंश देख चुके हैं विभिन्न स्तर पर। किसी ने 2 मिनट देखा है, किसी ने 11-12 मिनट खर्च किया है, किसी ने देख के आगे बढ़ गया है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे भेगी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में भेगे होंगे। तो अगर सत्तारूढ़ दल की मंशा ये थी कि इस किताब की और इसके अंशों की, वो अंश जो बहुत खतरनाक हैं अदरवाइज़, उनकी चर्चा ना हो, तो वो चर्चा तो हो रही है। लेकिन ये सही है कि इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर जिस तरह का कंट्रोल इस समय प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का है, और जैसा उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को चलाने की प्रक्रिया अपने दौर में मतलब इस समय कायम कर रखी है, उससे संसद वगैरह में या कोर्ट्स वगैरह में वैसा कुछ नहीं हो सकता जैसा इसके पहले बहुत सारे मामलों में हमारे देश में होता रहा था। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्पीकर हैं, उनके अपने पुराने फैसले, जब वो सत्तारूढ़ दल के बारे में हैं, प्रधानमंत्री जी जब किसी किताब का कोट करते हैं, जब वो नेहरू जी के किसी मामले से उपहास उड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब राहुल गांधी एक ऐसी चीज़ ले आए हैं कि ज़ाहिर है उसका ज़िक्र हो, ऑफ़िशियली वो चीज़ अगर पूरे देश में जाए कि चीन की सेना जब हमारे लद्दाख वाले इलाके में, जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी समेत बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि एक बहुत बड़े भूभाग को चीनी सेना ने इस दौरान में, जब मोदी जी की सरकार है, हमसे वापस ले लिया है, उसका एक तथ्य सामने आ जाए और वो भी तथ्य देने वाला व्यक्ति इस देश में सेनाध्यक्ष रहा हो, थल सेना का अध्यक्ष रहा हो, अगर उसकी लिखी किताब में ये स्वीकृति आती है कि चीनी सेना के टैंक चले आ रहे हैं, हमारा जो नॉर्दर्न कमांड है वो सेनाध्यक्ष को सूचित कर रहा है, सेनाध्यक्ष उसके जवाब में रक्षा मंत्री को सूचित कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के यहाँ पहले फोन नहीं उठ रहा है, फिर रक्षा मंत्री के यहाँ फोन उठ रहा है तो कह रहे हैं मैं बताता हूँ, वो प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो सेनाध्यक्ष है, चूंकि वो तो पल पल का मामला होता है, वो एनएसए को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बेहद डिस्टर्ब हैं, चूंकि उधर से हर मिनट खबर आ रही है कि अब वो 1 किलोमीटर दूर है, वो 800 मीटर दूर है, वो 500 मीटर दूर है, अब वो सामने आ गए हैं। अब यहाँ से एक मतलब एक चेतावनी का फायर भी कर देती है हमारी सेना, लेकिन उसके बाद गोली चलाने की अनुमति चाहिए। ये इतना बड़ा फैसला है, चूंकि दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश और हमारी लिहाज से इस समय चीन जिस तरह से विकसित हो चुका है, निश्चित तौर पर हम इस फैसले को किसी साधारण तरीके से नहीं ले सकते कि जिस बात से कोई युद्ध हो जाए उसके साथ। तो ऐसा मामला है, जैसा उन्होंने कहा कि वो हॉट पोटैटो मेरे हाथ में रख दिया गया था। एक गरम आलू गरम करके मेरे हाथ में रख दिया गया कि अब मैं उसका क्या करूँ? तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, अगर ये देश में ऑफ़िशियली जाती उस तरह से, जैसी कि मंशा रही होगी लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो वो सत्तारूढ़ दल ने उसको स्पीकर के आसन का दुरुपयोग करके रोक पाने में एक हद तक भले ही सफलता पाई हो, लेकिन आज के कम्युनिकेशन के युग में ये चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये ऑलरेडी मतलब वैसे कैरमा को पढ़ने वाले कुछ हज़ारों में ही हैं और सब्सक्रिप्शन बेस है, उनकी फाइलें बिना पैसा दिए नहीं खुलती, तो बहुत कम लोग उसको जानते पढ़ते थे। बहुत एक एलीट सेक्शन में, एलीट के भी एलीट सेक्शन में, सब सेक्शन में वो किताब और उसकी बातें थीं। लेकिन अब वो उसका भयानक विस्तार हुआ है इससे। लेकिन ऐसे फैसले, ऐसे इस तरह की सरकारें हमेशा लिया करती हैं, जिसमें वो समझती हैं कि
वो चीज़ों को दबा ले जाएंगी। एक हद तक वो सफल भी हैं, क्योंकि मीडिया ने, जो हमारा प्रचलित मीडिया है, उसने एकदम इस सब की उपेक्षा की है, सरकार की ओर से बातें की हैं, स्पीकर का पक्ष रखने की ही कोशिश की है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के तर्क को अपना हेडलाइन बनाया है, और उसमें रेगुलर मीडिया में उनको अभी फेवरेबल कवरेज है, लेकिन ये चीज़ छुपी नहीं है और एक बहुत बड़े स्तर पर इसका आप कहें कि ये इस समय लोगों की बातचीत के प्रचलन में है। कम से कम पॉलिटिकल सर्कल्स में तो अब ये एकदम एक्सपोज्ड है कि एक ऐसे समय में जब चीन से हमारे ऊपर लगभग अगर हमला नहीं कहें तो हमारी भूमि के कब्जे का खतरा था, तो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, ये सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे थे। संजय, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बड़ा जो मुद्दा है, ठीक है, अपनी-अपने सरकारों में अलग-अलग समय पे जब कांग्रेस सरकार में थी, उस ज़माने में भी बहुत सारी किताबें पब्लिश होती थी, बहुत सारी नहीं होती थी। सैटेनिक वर्सेस की कहानी हम लोग जानते ही हैं। लेकिन उससे जो बड़ा मुद्दा है कि लीडर को अपोज़िशन को बोलने ना देना या फिर वो अपना भाषण पूरा न कर पाएँ। समय उन्हें कम दिया जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने जितने साल भी संसद को कवर किया है, हमने देखा कि कभी ऐसे मामले नहीं होते कि एलओपी को बोलने ना दिया जाए। लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में ये होता था कि जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, तो समय भले कम मिले, उन्हें कम समय दिया जाता था या फिर भाषण के दौरान में व्यवधान उत्पन्न होते थे, ये सारे होते थे। लेकिन एलओपी को भाषण ना देने दिया जाए, रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, वो भाषण देते चले जाएँ, प्रधानमंत्री भाषण का जवाब दे दें। मतलब ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बन रही है। देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा मेरे ख्याल से संसदीय इतिहास में इंडिपेंडेंस के बाद पहली दफा होगा जब लीडर ऑफ अपोजिशन को स्पीकर बोलने नहीं दिए। और अगर आज प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं तो ये होगा कि पहली दफा होगा कि बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण के, बिना अपोजिशन को सुने हुए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जो भाषण का वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड और भी ये है कि देखिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा था कि जब एक पब्लिश्ड मटेरियल को पार्लियामेंट में कोट करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, अगर आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पॉपुलर केस बोफोर्स है। आप ये बोफोर्स की जितनी भी दास्तां थी वो हिंदू में छप रहे थे। अब लोग अपोजिशन वाले पार्लियामेंट लेकर आते थे उस अखबार को और उससे कोट करते थे। और वो हिंदू ही एक अखबार था जिसके बदौलत ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। अपोजिशन का जो पूरा जो कैंपेन अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, राजीव गांधी की सरकार थी, उसके बेसिस पे हुआ। तो ये अगर राहुल गांधी कार्मा मैगजीन के पब्लिश्ड मटेरियल को कोट करना चाह रहे थे, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं थी। कोई कहीं से भी कोई पार्लियामेंट के नियम का कहीं से कोई धज्जियां नहीं उड़ा रही थी। कम से कम आप देखिए, आप आज आपने जिक्र किया निशिकांत दुबे का। आप बताइए कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण जो हुआ और जो निशिकांत दुबे नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन, उसका माउंट एलिना माउंटबेटन से अफेयर्स, इसमें अभिभाषण और इसमें क्या ये है एक कंपैरिजन, उसमें क्या लिंकेज है? स्पीकर का क्या आर्गुमेंट था कि किसमें कोई लिंकेज नहीं, अभिभाषण पे ही आप अपना आर्गुमेंट रखिए। तो यहाँ पे है नहीं था ना। तो स्पीकर सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला ओपनली पक्षपात कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। अगर आप निशिकांत दुबे को कैरेक्टर असैसिनेशन करने दे रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप पे, जो उस प्राइम मिनिस्टर पे जिसकी पहचान, जो इस देश को एक नई पहचान दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, और उसको और जो जवाब नहीं दे सकता पार्लियामेंट में, तो आप तो सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सीधा सीधा एक कोशिश है कि विपक्ष की आवाज आप ऑलरेडी मीडिया के थ्रू बैन कर चुके हैं। मीडिया में नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में विपक्ष की आवाज नहीं आती। ऑलरेडी आप कोई इंस्टीट्यूशन विपक्ष के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। एक संसद जहां पे विपक्ष अपनी बात खुलकर रख सकता है, अब उस संसद में भी आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं।
तो आप एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं जो कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक है, जो कंप्लीटली डेमोक्रेसी से परे है, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा होता है केवल एक ओहदा, एक सिंबॉलिक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन डेमोक्रेसी में शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। उसको उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आपको उस रिस्पेक्ट में भी देखना चाहिए था। अगर पार्लियामेंट में आप सारे मुद्दों को नहीं उठा सकते तो कहाँ उठाएंगे? पार्लियामेंट कोई शाखा तो नहीं है कि जो आप बोलेंगे वही, जो चाहेंगे वही चीज और बोला संजय, जाएगा। इसमें तो हम लोगों ने पूरा प्रेसिडेंट देखा है कि आप देखेंगे किस तरह से उस जमाने में हिंदू की कॉपी, इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी जो अरुण शौरी एडिट करते थे, वो लहराई जाती थी। इवन आप अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के दौरान में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उनके भ्रष्टाचार के किस्से इंडियन एक्सप्रेस की पूरी कॉपी आके पार्लियामेंट में हंगामा होता था, सदन स्थगित होता था। तो ये तो पूरा प्रेसिडेंट है कि अखबार, किताब, मैगजीन, ये सब इसको कोट किया जाता है। इस पे अगर उसको कोट नहीं किया जाएगा तो कहाँ से कौन सी बात आप यस, संसद के सदस्य, तो ये सब तो वो है ही। पहले और प्रेसिडेंट। दूसरी बात ये देखिए, जो जनरल नवार्ने हैं, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। वो सेना प्रमुख रहे हैं 1919 से 2019 से लेकर 2022 तक। अगर आप, ठीक है उनका किताब बैंड है, लेकिन वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनका वर्जन है। आप डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो बोल रहे हैं तो उनके वर्जन को सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपके हाथ में है कि आप दो साल से, करीब 2 साल से बैठे हुए हैं, उनको किताब को परमिशन नहीं दे रहे हैं पब्लिश करने के लिए, क्योंकि वे गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। सवाल तो उठता है कि जो आप वो जो बोल रहे हैं उसका तो जवाब देना चाहिए। तो सरकार जवाब से बच रही है। केवल एक एक जो इस पूरे जो हमने इतने 10 साल में देखा है कि सरकार की एक ही कोशिश है, किसी भी ढंग से प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज पर कोई भी अटैक नहीं हो। कोई भी, मतलब आप देश और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इमेज एकदम इन्होंने पैरेलल कर दिया है, एकदम उससे वही कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का मोदी का इमेज एकदम कोई भी कहीं से भी कोई अटैक नहीं कर सकता। अब इसको बचाने के लिए आपने डेमोक्रेसी की आहुति देना है, आपने पूरे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देना है, वही हो रहा है। अब आप अपने झूठ के पुलिंदे को, अपने एजेंडा को सर्व करने के लिए आपने इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किया, मीडिया को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, आपने अलग दूसरे संस्थाएं थे उनको कॉम्प्रोमाइज करा दिया। जुडिशरी अब बहुत हद तक लोगों का विश्वास खो चुकी है। अब लेकिन ये सवाल ये उठता है कि जो आप केवल एक आदमी के इमेज के लिए आप जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पिछले 11 साल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो वो अब जब ये ओपनली जब डेमोक्रेसी की हत्या करने पे ये लगे हुए हैं और जो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की मर्यादा का ये निर्वहन करेंगे पार्लियामेंट में? नहीं, नहीं बिल्कुल, कर रहे हैं, और उम्मीद है आने बिल्कुल। वाले वक्त में भी नहीं करेंगे। और ये सब चीज एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट है, कहीं से भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कहीं से ठीक है। आपने डील किया, देश को नहीं बता रहे हैं क्या डील किया आपने। आप बताइए, जिस घटना का जिक्र हो रहा है जनरल नवार्ने वाली किताब में, वो घटना अगस्त 2020 की है। मतलब 1-1.5 महीना बाद जो गलवान में जहां पे 20 सोल्जर्स मारे गए। और नवार्ने, अगर आप जनरल नवार्ने का किताब पढ़े तो उसमें बहुत सारे सैनिक भी चीन के लोगों ने, चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस ने बंधक बना लिए थे इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स को। आप उस किताब में पढ़िए तो लिखा हुआ है। तो उस घटना के 1.5 महीने बाद ये इतना बड़ा वाकया हो रहा था। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि जो आपके जो जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। मतलब आप लीडरशिप रोल अभी भी असर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि आपने 20 जवानों की आहुति दे दी थी। उनको ठीक है। उनका वहां पे वो मार्टर्ड हो गए थे गलवान में 1.5 महीना पहले। ये घटना बिल्कुल। 1.5 महीना बाद की है, गलवान के बाद। और और ये उसके उस पे संजय ढेर सारे पब्लिश्ड आर्टिकल ढेर सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। उस पे प्रिंट में डिटेल्ड आर्टिकल है। इसके अलावा यस, पीटीआई का जो इंटरव्यू, पीटीआई की स्टोरी है, तो ढेर सारे आर्टिकल, पब्लिश्ड मटेरियल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है।
तो इसमें सरकार की तरफ से ये कहना कि कोई ऐसी चीजें जो अनपब्लिश्ड है उसको आप कोट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि बड़ा विचित्र सी स्थिति है। लेकिन सुनील शुक्ला जी आपसे समझेंगे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये सही थी, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की इसी बात पे वो अड़े रहे, या फिर एक बेहतर स्ट्रैटेजी ये हो सकती थी जैसा कि पिछले सत्र में प्रियंका गांधी ने अपनाई थी कि अपनी बात को एक तरह से तर्कों के आधार पे रखना, तो शायद राष्ट्रपति के भाषण में वो अपनी बात को राहुल गांधी पूरी तरह से रख भी लेते और शायद अंत में इस बात का वो जिक्र कर सकते थे। धन्यवाद शंकर जी। नहीं, यह बात तो हो जाती जो आपने बात कही कि राहुल गांधी अपना भाषण दे लेते, लेकिन जरूरत क्या थी? जरूरत इस बात की थोड़ी थी कि लोकसभा में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और आप कोई भाषण दे दीजिए। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करे, और अगर सरकार और मोदी जी पर्याय बन चुके हैं और यह सरकार मोदी जी के छवि को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देना चाहती, तो सीधे सीधे आपको टारगेट करना है अगर आप इस सरकार से लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कोई बेजा बात तो की नहीं, कोई ऐसी बात तो की नहीं कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है, ये थोड़ा है कि किताब पब्लिश हुई है या नहीं हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, वो फैक्ट है या नहीं है। इस बिना पर कि वो किताब नहीं है, किताब के अंश तो प्रकाशित है, उसको लेकर के आज तक सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं की। कारवान मैगजीन में बाकायदे छाप दिया उसका सारांश। जो जनरल नरवणे साहब है उन्होंने कभी इसको खारिज नहीं किया कि जो छपा है उसमें वो उन्होंने नहीं लिखा। तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वह पहली बार कहा जा रहा है? वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसको अन्य लोगों ने नहीं कहा। विपक्ष का नेता लोकसभा में पूरे तर्कों के साथ अपनी बात कह रहा है। सरकार उस बात का जवाब देने के बजाय आप ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का नेता बोले न पावे, तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। और इस कोशिश से जो राहुल गांधी का हमला है उससे आप बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आज की तारीख में तो लोग कारवान मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेकर के उसको पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया आप खोल लीजिए तो हर चौथी दूसरा आदमी जो पूरा का पूरा कारवान की रिपोर्ट है वो अपने वाल पे चिपकाए हुए है, लोग खूब पढ़ रहे हैं उसको। इस कोशिश से सरकार को कोई लाभ हो रहा हो, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस और राहुल गांधी अपने अभियान में सफल है, वो लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा दे रहे हैं। उनका उद्देश्य थोड़ा है कि आप लोकसभा भाषण दे दीजिए। आपको कहना क्या है? अगर आप जो बात कहना चाहते हैं वो न सुनी जाए या उसको न बोलने दिया जाए, तो कुछ भी बोल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना थोड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते आप ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो कहना चाहते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कहा जाए। सरकार तो एक्सपोज हो गई। अगर आप याद कीजिए, मुझे मेरी स्मृतियों में नहीं है, मैं 50 बार संसद की कार्रवाई को मैंने अटेंड किया कि विपक्ष का नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने न पावे, सत्तारूढ़ दल के लोग उस पर व्यवधान पैदा करें, स्पीकर महोदय तमाम तरह की बातों से अवरोध पैदा करने की कोशिश करें। अगर विपक्ष के पास कोई सरकारी मशीन तो नहीं है ना, मशीनरी तो नहीं है कि वो एक रिपोर्ट मंगा लेंगे, एक सरकारी वक्तव्य मंगा लेंगे, किसी सचिव का बयान आ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी तो उनके पास नहीं होता। उनके अपने सूत्र होते हैं, अपनी जानकारियां होती हैं, समाचार पत्र और किताबें उनके आधार होते हैं। तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं किताब को उल्लेख न किया जाए? और क्या देश में पहली बार हो रहा है? अब कितने उदाहरण आपके सामने हैं जो केवल अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर संसद में उसकी बहस हुई, उस पर चर्चा हुई, उसको बाकायदे उसका संज्ञान लिया गया। और अगर आप अखबारों पे छपी हुई खबरों को संज्ञान लेना बंद कर देंगे तो किसका संज्ञान लेंगे आप? सरकारी विज्ञप्तियों का, सरकारी रिपोर्ट्स का? इसके लिए संसद है। संसद का सदस्य अगर अपने इलाके की किसी बात को उठाता है तो उसकी जानकारी का आधार क्या होता है? या तो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, अखबारों में जो खबरें छपी हैं, जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और अखबारों से, पत्रिकाओं से जो जानकारी मिलती है वह संसद में उठाए जाने वाले ढेर सारे प्रश्नों का बहुत बड़ा आधार है। उसको आप कर रहे हैं कि नहीं, आप इसकी बातें नहीं कर सकते। ये कौन सा तर्क है? इस तर्क को कैसे आप स्वीकार कर लेंगे? और आपने खुद बताया कि तमाम निशिकांत दुबे तो आज की पैदा आज के संसद में बोल रहे हैं ना, इसके पहले के नेताओं ने तो तमाम किताबों का उल्लेख किया है। आज अब आप कहते हैं तो संसद भारतीय संविधान में किताब ही तो है।
कि कोई आदमी प्रकट होता है बोलने के लिए, पढ़ते ही तो किताबें तो पढ़ते हैं यार। आप नहीं, किताब आप नहीं पढ़ सकते, अरे क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर किसी मैगजीन ने किसी भी चीज का विश्लेषण किया है, उसका उल्लेख नहीं होगा। मैंने आप कहां ले जा रहे हैं संसद की बहस को? क्या वो सीमित रहेगा, या तो फिर आप ये तय कर दीजिए कि जो कुछ भी होगा वो सरकारी कार्रवाई होगी। एक आप बिल ले आएंगे। बिल्कुल एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है। लेकिन इसके साथ हम जो दूसरी खबर का रुख करेंगे कि किस तरह से ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस की, यानी कि उन्होंने अपनी बातें रखी और उसके बाद जो उनके बैटरी ऑफ लॉयर्स थे, जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम है, कपिल सिब्बल है, ये सारे लोग भी वहां पे मौजूद थे और जो बातें उन्होंने कही जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल से जो अपनी लड़ाई दिल्ली लेकर आई, ज्ञानेश कुमार से मिली, ज्ञानेश कुमार के ऊपर इम्पीचमेंट करने की बातें कही और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो इस का मतलब क्या है? सिर्फ वो पब्लिक गैलरी के लिए ममता बनर्जी का ये सारा जो अभियान है दिल्ली में, या फिर ममता बनर्जी को लगता है कि उनके जो वोट बैंक है, जो कि एक पूरी बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि वो डिलीट हो जाए, वो ऐसे टारगेटेड डिलीशन हो और जिससे कि वो जो इलेक्टोरल रोल्स है वो कहीं न कहीं बीजेपी के फेवरेबल हो। तो सवाल क्या है, इस मुद्दे को हम समझते हैं, शीतल जी से भी समझेंगे और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले एक टिप्पणी लेते हैं प्रदीप चट्टोपाध्याय, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, पश्चिम बंगाल से। प्रदीप साहब, आपने तो कई सारी किताबें भी लिखी है। आप किस तरह से इसको देखते हैं कि ममता बनर्जी का जो स्ट्रीट फाइटर का जो रूप है वो, और जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो फोटो सर्कुलेट होंगे कि ममता बनर्जी काला कोट पहनकर, काली शॉल ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही है एसआईआर के मुद्दे पे, जो लोग जिनका कि वोटर डिलीशन में नाम आ गया है उनके लिए फाइट कर रही हैं। आपको लगता है कि बंगाली अस्मिता का इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती उसको प्रोटेक्ट करने का, और शायद ममता बनर्जी का पोल प्लान भी इसी के इर्द-गिर्द होगा? देखिए, बात सीधी बात है कि ममता बनर्जी का जो 5 साल का सरकार थी 2021 से लेके आज तक 2026 में चुनाव है, तो वहां पे बहुत सारे मुद्दा थी जो उसके खिलाफ। तो 5 साल का अगर कोई एनालिसिस करे तो सीधी-सीधी ममता बनर्जी वाज इन द बैक फुट वो इलेक्शन के दौर में। लेकिन ये एसआईआर आ गया तो ये लास्ट 4 महीने का क्या है, लोगों का क्या हैरानी है, परेशानी है, इसके ऊपर वो चुनाव में जाना चाहती है। और सीधी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो बदलते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हियरिंग चल रहा है अभी, तो इसमें लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप सभी को ये भी मानने को मैं रिमाइंड कर रहा था कि लास्ट फरवरी में 2025 फरवरी में ममता बनर्जी खुद इलेक्शन कमीशन को बोला था कि आधार कार्ड डुप्लीकेशन करके सारे जगह में चुनाव हो रहा है। और ईसीआई ज्ञानेश कुमार के पास इनका टीम गया था मार्च 2025 में, और ईसीआई ने नोटिस जारी किया था कि हाँ, थोड़ा बहुत आधार कार्ड का डुप्लीकेशन का इशू है, इसमें जांच करेंगे। तो अभी मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि अगर ममता बनर्जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए तो ममता बनर्जी कैसे ये निर्वाचन का जो इलेक्टोरल रोल है उसको कैसे ठीक करेगा। ये तो एक है कि आप लॉयर है, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ है। देखिए, ममता बनर्जी इमोशन से इलेक्शन लड़ती है हर टाइम पे, तो इस बार एक बड़ा इलेक्शन का जो इमोशन है उसको मिल गया और वो यही करेगा। लेकिन एक चीज है कि जो पार्टी यहाँ पे बंगाल में मेन अपोजिशन पार्टी है यानी बीजेपी, वो करीब करीब उसके जो करता है, कर्म करता है यहाँ पे, वो ये जो लोगों का परेशानी है हियरिंग के टाइम में एसआईआर का, कोई भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया। तो लोग ये देख रहे हैं कि कौन जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी का जो दल है तृणमूल कांग्रेस, सात जगह बीएलओ को जब काम हो रहा था, बीएलओ को बहुत वो मैन मार्किंग किया, बोला कि मैन मार्किंग करना है जैसे फुटबॉल में होता है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, तो उसको दबाव में रखा। उसके बाद जब बीएलओ ने
ये अपलोड किया है तो उसके लिए बहस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन पार्टी अगर मजबूत है यहाँ पे तो उसको भी दिल्ली जाना है, उसको भी काले कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि हमारा बात रखने के लिए, लोगों के बात रखने के लिए। यहाँ पे ममता बनर्जी को जैसे खुली छूट मिल गए हो। ऑपोजिशन पार्टी जो लेफ्ट पार्टीज है, बीजेपी है, कोई भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों को जो परेशानी का बात लेके जा रहा है। देखिए ममता बनर्जी के 5 साल में लोग परेशान थी, बहुत परेशान। यहाँ पे स्कैम्स हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एजुकेशन स्कैम्स हुआ, सब हुआ, तो लोग परेशान थे। और उसके बाद में क्या आया, एकदम लास्ट में 2-3 महीने अब चुनाव में एसआईआर। तो एसआईआर का जो परेशानी है, वो परेशानी लेके लोगों के मन में क्या आ रहा है कि परेशानी को लेके जो लड़ रहा है वो ममता बनर्जी है। तो पूरे 5 साल ममता जो बनर्जी जो घोटाला अपनी है, एंटी इनकम्बेंसी है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एसआर का इस्तेमाल कर रही है। शीतल जी, आपसे समझेंगे, आपको लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो इतनी ज्यादा है, या फिर ममता के इस मूव को, अनलाइक तेजस्वी यादव या बिहार में तो एसआईआर हो गया, चुनाव भी हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष के जो नेता थे वो उस तरह से, जिस तरह से ममता बनर्जी प्रोएक्टिवली इसको फाइट कर रही हैं, वो उस तरह से फाइट करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो आपको लगता है कि इसका कोई डिविडेंड मिलेगा या एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है? देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पिछले चुनाव में भी नजर आई थी। वहाँ का जो सोशल कंपोजिशन है बंगाल का, उसमें अब करीब 29-30% माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा चंक है जो बीजेपी को वोट नहीं देता। 1-2% अन्य माइनॉरिटीज के लोग हैं, सिख हैं, अन्य हैं, वो सब पारसी वारसी और वगैरह वगैरह मिला के ईसाई। 68% के आसपास हिंदू है। 68% बीजेपी को तो हिंदू ही वोट देता है, मुस्लिम तो बहुत रेयर होगा कहीं कुछ परसेंटेज। तो इसमें से मेजॉरिटी तो बीजेपी को करीब 39% लोकसभा में वोट मिल गया है। तो बीजेपी को मेजॉरिटी हिंदू में मिल गया है, और वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब हिंदू कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स वो करते हैं, और ऐसी बातें भी कर रहे हैं उनके नेता वगैरह। मतलब शुभेंदु अधिकारी वगैरह के भाषण सुनिए तो ओपनली एंटी मुस्लिम डायट्राइब उन्होंने कर रखा है। जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी घुसपैठिए की बात ज्यादा करती है। घुसपैठिए से सीधा मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम्स पर होता है। और वो बात ये सही है कि वहाँ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफी बदली है, वो उसके हिस्टोरिकल रीजंस है, 71 है, इवन पार्टीशन के बाद से, और दोनों मिल जुमला आबादी है, एक भाषा, एक कल्चर, एक वो बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं। बांग्लादेश का जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, पहले इकोनॉमिक पोजीशन भी खराब था, वो सब सारी चीजें मिलजुल के हैं, जिससे ये सब चेंजेस बंगाल में, आसाम में और कई जगह हुए हैं। तो वो एक इशू हमेशा है, उसको पॉलिटिकली कम्युनल लाइंस पे कैश करना है या ह्यूमन लाइन पे कैश करना है, ये एक बात होती है। तो ममता बनर्जी जी को ये एडवांटेज है कि अभी वहां माइनॉरिटी जो है उसका लगभग 70-80%, रादर 80% उनको वोट कर रहा है। ये उनके लिए सहूलियत है, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह में जाता है। तो ये सहूलियत की वजह से वो अभी तक जीतती रही हैं। अब बीजेपी लेकिन उनको कॉर्नर करने में लगी हुई है, तो बीजेपी के लिए बड़ा टफ टास्क है। लेकिन ये जो एसआईआर है, अगर इसके जरिए एक साइजेबल हिस्से को बीजेपी जो है, जो फॉर्म 7 की उनकी हर स्टेट में शिकायत आ रही है कि बीजेपी के लोगों के पास फॉर्म 7 है, वो लोगों के नाम दे रहे हैं, उन लोगों के नाम कट रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम इसमें काटे जा रहे हैं जो माइनॉरिटीज के हैं या अपोजिशन के वोटर्स हैं। तो ये शिकायत सिर्फ बंगाल की नहीं है, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, वो जो पत्रकार अभी बता रहे थे बंगाल से, कि इस पे लड़ने का काम न लेफ्ट कर रहा है, न कांग्रेस कर रही है, न बीजेपी कर रही है, सिर्फ ममता बनर्जी कर रही है। और ये एक प्रॉब्लम है, मान लो 60-70 लाख लोगों की भी ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है पूरे स्टेट में। अगर उसको लेके कोई लड़ रहा है तो उसको, वो ममता बनर्जी का यही एक गुण है, और जो उनके फेवर में हमेशा जाता है, कि वो स्ट्रीट फाइटर की इमेज उनकी है। हालांकि उनपे करप्शन वगैरह के जो चार्जेस बताए गए रियल हैं, उनपे सब सारी गलत चीजों के चार्जेस हैं उनके लोगों पे, उनके सहयोगियों पे, उनके मंत्रियों पे। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए थे, फिर बीजेपी से लौट के भी आ गए हैं, वगैरह वगैरह है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि बाकी विपक्ष ने
ये सारा मौका ममता बनर्जी को दे दिया है और वो जितनी चीजों को कर सकती हैं अपने लिए, इनकेश आज कोर्ट में वो खड़ी हो गई। 2003 के बाद वो कभी कोर्ट में नहीं गई थी। उनका रजिस्ट्रेशन है, वैसे वकील हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कोर्ट में वो पहली बार आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके सीनियर वकील हैं, वो बोलेंगे, उनको वो सब करने नहीं दिया जो वो करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उनकी ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो कोर्ट गई, उन्होंने शुरू किया, माई लॉर्ड करके शुरू किया, तो वो सब वीडियोस और वो सब फैल गए हैं, तो उसका बेनिफिट वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेंगी। तो एक कड़ी लड़ाई में हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी इस बार बहुत फॉर्मिडेबली तैनात है वहां। देखते हैं क्या होता है, अभी एग्जैक्टली कुछ कहना मुश्किल है जी। संजय, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे। आपको लगता है कि ममता का जो ये ऑप्टिक्स था, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी और केंद्र सरकार को उस उनकी भाषा में जवाब देना, एक स्टेट गवर्नमेंट की मुखिया होने के नाते, और उसके बावजूद ईडी को घेर लेना, दिल्ली में कल पुलिस को बुला लेना, आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, तो ये एक वो मेंटल गेम भी खेल रही हैं केंद्र सरकार के साथ में, कि उनको दूसरी सरकारों की जैसा न समझा जाए, वो किसी सीमा तक जा सकती हैं अपने सत्ता को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के पास इस समय एडवांटेज है और ममता के पास क्या एडवांटेज है? देखिए, विपक्ष के पास क्या हथियार है बचे हुए? आप लड़ाई के अलावा विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं है। न मीडिया आपके साथ है, ना और कुछ कोई संस्थाएं आपके साथ है। तो एक ही हथियार आपके पास है कि आप लड़े, स्ट्रीट पे आके लड़े, चिल्ला कर लड़े। ममता बनर्जी ने वही टैक्टिक्स अपनाया। लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि आप दिखाई इतनी बड़ी आबादी में आप 4 महीने में, 3 महीने में आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एसआईआर का जो पूरा मोटिव है, जो आज जो आर्गुमेंट ममता बनर्जी ने कोर्ट में दिया, उन्होंने पूछा कि आप वेस्ट बंगाल में ही क्यों कर रहे हैं ये एसआईआर, आप बीजेपी शासित राज्य असम में क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने पूछा कि जो वेस्ट बंगाल को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, और इतनी बड़ी आबादी और में अगर बल्कि पहले पिछली जो पहले फेज हियरिंग में हुई थी, जो एसआईआर को लेके कई सारी पिटीशन जिसका कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई कर रहा था, उसमें तो इवन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया था कि भई असम में क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यस, तो एक तरह से ये साफ दिख रहा है कि एसआईआर की एक जल्दबाजी उन राज्यों टारगेट में है, जहाँ पे चुनाव होने हैं। चुनाव होने हैं। और बीजेपी जो एक काफी हसरत भरी निगाह से वेस्ट बंगाल को देख रही है कि यहाँ पे जीते, लेकिन जीतने के लिए एक डेमोक्रेसी में एक आप लोगों का दिल जीतिए। अब बेईमानी करके जीतना चाहेंगे तो उसको लेजिटिमेसी नहीं है। आज सवालिया निशान उठ रहा है ना कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में, हरियाणा इलेक्शंस में, इवन लोकसभा इलेक्शंस पे भी सवाल है कि जो 80-85 जगह ऐसे ऐसे जितना वोटिंग पड़ा उससे ज्यादा काउंटिंग हो गया। तो एक लेजिटिमेसी पे तो सवाल है। आप अगर ऐसे इलेजिटिमेट वे में जीतना चाहेंगे तो फिर पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस ही खराब, पूरा डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान आ जाता है। और ये सच्चाई है कि उन्होंने बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाब नहीं देते उनके लेटर का, और ये सच, आप उनकी हाव भाव और भाषा देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का, कि जो वो जिस ढंग से बात करते हैं, अपोजिशन को वो अपोनेंट की तरह ट्रीट करते हैं। वो ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन पार्टीज स्टेक होल्डर होती है इस डेमोक्रेसी में, इस ऐसे ढंग से वो ट्रीट नहीं करते। वो अपोजिशन पार्टीज को अपोनेंट की तरह देखते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर ऐसे कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ममता बनर्जी को कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ संज्ञान लेगा और कोर्स करेक्शन करेगा। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। बिहार में भी जो एसआईआर हुए उसमें भी अभी भी फ्लॉज हैं, सवाल अभी भी उठ रहे हैं। ये अलग बात है कि वहां की विपक्षी पार्टियों ने इस ढंग से एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया, एग्रेसिव रूप से चीजों को उठाया नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि इनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो लड़ रही है। बीजेपी के पास सारा रिसोर्सेज है और उसके खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं है। कम से कम ये हुआ कि ये मसला सामने आया, जो इशू है। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि आप वोटर्स को जोड़िए। आप डिलीशन पे लगे हुए हैं, जोड़ कहाँ रहे हैं? आप अगर ब्रिटेन में जाएं, ब्रिटेन जो डेमोक्रेसी है, वहां पे अगर आप पढ़ने भी 2 साल के लिए जाते हैं ना, तो अगर इलेक्शन टाइम में आपका नाम वोटर्स लिस्ट में हो जाता है, कुछ समय आप भी एलिजिबल हो जाते हैं वोट्स देने के लिए। यहाँ तो आप जो 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 ऑलरेडी सिटीजन है यहाँ पे, केवल वो
एक औरत अपने शादी होने के बाद ससुराल चली गई और उसके नाम पे जो सेकंड नेम पे उसके पति का नाम आ गया, तो उस वो इनएलिजिबल हो गई वोट देने के लिए। ये कहाँ का नियम है? मतलब आप कहीं से भी केवल आपका मकसद है कि डिलीट करो। तो अगर आप एक इंटेंशन खराब है आपका, आपका जो इंटेंट खराब है कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लड़ाई ही एक रह जाता है। वो अलग चीज है कि जो ममता बनर्जी की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए, घोटाले तो केंद्र सरकार में भी बहुत सारे हुए, कितने आगे बाहर, रफाल से लेकर सारे घोटाले ही घोटाले हैं। आप देख लीजिए जो जिस ढंग से फंडिंग का मामला है, आप जिस ढंग से इलेक्शन फंडिंग आप उगाही कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, कितना बड़ा घोटाला है। कोई बता दे कि जो आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, सरकार बता दे। एक से एक घोटाले हुए केंद्रीय नहीं, सरकार। सवाल ये है कि घोटाले अगर किए हैं और इसके एविडेंस है तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, उसको ट्रायल कीजिए, कोर्ट में ले हाँ। जाइए। लेकिन आप एसआईआर के बहाने एक पूरी जनता को डिफ्रेंचाइज कर दें उनके मौलिक अधिकार से, यस। ये बड़े सवाल हैं। और शायद ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट उस की सुनवाई करके उन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेगा, ये उम्मीद की जाती है। तो ममता की जो लड़ाई है सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को पाटना चाहती है, अपनी लड़ाई को कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए दिखना चाहती है। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष की जो लड़ाई है संसद में, कि संसद में वो किस तरह से सरकार को घेरें। लेकिन संसद की जो प्रक्रिया है उसमें प्रोटोकॉल और पास्ट इंसिडेंट, इन सब का हवाला देके राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उन्हें भाषण पूरा नहीं करने दिया गया, जो संसदीय इतिहास में एक बिरला ही घटना, अपने तरह की बिरले घटना होंगे जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। सवाल यह है कि सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री अपने भाषण में इन बातों का किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन आज की चर्चा में जुड़ने के लिए शीतल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय आप जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका धन्यवाद और सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।